जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग। आप देख सकते हो एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग की आज हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोग के लिए लक्ष्य बैच, आप लोग को मालूम है कि लक्ष्य बैच हमारा चल रहा है एसएससी जेईई 2022 को हमने टारगेट किया हुआ है। और एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग जो है मैं आप लोग के साथ वो इमेज की हेल्प से क्लियर कराने वाला हूँ, जिसमें हम 3D इमेज की हेल्प से पढ़ेंगे। और अब आप लोग नहीं कहोगे कि सर हमें एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग समझ में नहीं आता है और याद नहीं होता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों इस बार एसएससी जेई को क्रैक करना है एनी हाउ एनी कॉस्ट। और सभी के सभी क्वेश्चंस जो है अपने कोर्स में से आप लोग को फंसा करके दिखाऊंगा। तो आप लोग जान लीजिए, जैसा कि आप लोग को मालूम है, तो आप लोग को मालूम है कि एसएससी जेई के लिए हमारा जो है लक्ष्य बैच चल रहा है एसएससी जेई 2022 के लिए। और गाइज जितने लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है। और थैंक यू सो मच यार, जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा दिखाया है और मेरे पे विश्वास किया है। मैं आप लोग को डेफिनेटली जो है, जो एग्ज़ाम है आपका एसएससी जी, उसमें सक्सेस दिला करके रहूँगा। और ये हमारा बैच चल रहा है, जिन लोगों को नहीं मालूम मैं आप लोग को बता दूं, इसमें हम टॉपिक वाइज रीजनिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टैग एंड नॉन टैग कंप्लीट पैकेज है, जिसकी जो फीस है वो आप लोग की 999 है। और ये आप लोग की तब तक की फ़ीस है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप लोग का। साथ में कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग है आपकी, जीके जीएस है, रीजनिंग है, यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास है, पीडीएफ है, टेस्ट है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर है 8077283538। यहाँ पे भी आप कांटेक्ट करके बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे लेक्चर को बिना किसी डिले के। तो गाइज एस्टिमेशन कॉस्टिंग हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक लेक्चर हम अपना इसका डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, जो लक्ष्य बैच हमारा चल रहा है इसमें अब तक जो है हम देखिए सॉइल मैकेनिक्स और एस्टिमेशन हमारे इसमें रनिंग है। मैं आपको बता दूं सॉइल मैकेनिक्स और एस्टिमेशन सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं ये। इसके साथ ही सर्वे हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें जो सर्वेइंग है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना। इरिगेशन जो है, इरिगेशन हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में जो हाइड्रोलॉजी है, जिसको आप एफएम बोलते हो, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ईवीएस जो है वो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि ये 4 सब्जेक्ट जो है वो तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और 5 और 6 सब्जेक्ट जो है ये हमारे जो है विद इन जो है 15 डेज़ जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मान के चलो कि हमारा नवंबर में एग्ज़ाम है और सितंबर अक्टूबर तक, मान के चलो कि अक्टूबर तक जो है मैं आप लोग को टेक्निकल जो है वो ख़त्म करके दे दूंगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो अगर आप एक बार इसको कर लेते हो तो कंटेंट देखो, जज करो। अगर आपको लगे वैल्यूएबल कंटेंट है तो ज्वाइन करो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, और प्लेटफॉर्म देखो, वहाँ पे जा करके आप ज्वाइन करो। लेकिन हाँ यार, एग्ज़ाम तो निकालना है एनी हाउ एनी कॉस्ट, ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखेंगे। क्लियर? चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज़ द एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग है क्या, क्यों हम पढ़ते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए ज़रूरी है, या फिर अगर हम देखें बेसिकली अगर हमारी डेली लाइफ में अगर हम देखें, क्या डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एस्टिमेशन है क्या। तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग और कंप्यूटिंग द वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन अ पर्टिकुलर वर्क और प्रोजेक्ट। देखिए एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग है क्या। एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग है, अगर मान लीजिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क या फिर एक कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना क्वांटिटी लगने वाला है मटेरियल्स का, कितना हमारा खर्चा आने वाला, अगर ये एक बार हम कैलकुलेट कर लें तो इसको कैलकुलेट करने की जो एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, अपना एस्टिमेशन बोलते हैं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम, अपना एस्टिमेशन बोलते हैं। तो एस्टिमेशन इज कैरिड आउट फुलफिल द फॉलोइंग नीड्स। कुछ नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए क्या हम अपना एस्टिमेशन करते हैं। जैसे कि देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम इसको समझें एस्टिमेशन को,
तो प्रॉपर तरीके से मान लो 4 फ्रेंड्स हैं और 4 फ्रेंड्स हैं 4 फ्रेंड्स हैं, उनको कहीं पे जाना है, ठीक है, उन्होंने अपना कहीं पर टूर प्लान किया है। तो जब उनको कहीं पे जाना है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं कि भाई हमको यहाँ पे जाना है, हमको वहाँ पे जाना है, हम लोग ये खाएंगे, हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे घूमेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग हो रही होती। फिर वो एक रफली आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा अच्छा इतने इतने खर्च होंगे, तो उन्होंने मान लीजिए 5,000 जो है रुपीज़ वो कलेक्ट कर लिए। तो वो प्रॉपर तरीके से एक अपना एस्टिमेशन तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो एस्टिमेशन जो है आप लोग का वो एक रफली तैयार कर रहे हैं, है कि नहीं। वो एक आइडिया लगा ले रहे हैं कि अच्छा अच्छा नहीं, लेकिन जब एक्चुअल में जा कर के खर्च करेंगे वो तो एक्चुअल वैल्यू तो तभी वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगी ना। तो उन्होंने एक अपना एस्टिमेट जो है वो तैयार कर लिया। या जैसे घर पे भी होता है, कई बार देखा होगा अपने घर पे शादी या फंक्शन होती है, तो एक आइडिया लगा लेते हैं, एक एस्टिमेट तैयार कर लेते हैं। अच्छा मतलब इतना पैसा वहाँ पे खर्च हो जाएगा, इतना पैसा वहाँ पे खर्च हो जाएगा और इतना पैसा वहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो रफली क्या करते हैं, अपना हर एक क्वांटिटी के हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर जो है वो हम देख लेते हैं कि इतना इतना जो है वो खर्च होने वाला है। तो वहाँ से क्या हमको एक जो है वो आइडिया मिल जाता है। तो इस टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं, अपना एस्टिमेशन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा अपने सिविल इंजीनियरिंग के से देखो, अगर मान लो किसी को घर बनाना है, तो घर बनाना है तो वो प्रॉपर क्वांटिटी देखेगा, भाई ब्रिक्स भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, रेनफोर्समेंट भी चाहिए, और सैंड भी हमको चाहिए होगा, ठीक है, और लेबर भी हमको चाहिए होगा। सारी चीज़ें जो है इन सब के बारे में जो है एक प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना कि कितना हमारा क्वांटिटी, कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्च आ रहा है, वो सब हमारा किसके अंदर आ जाता है, हमारा वो आ जाता है सर एस्टिमेशन के अंदर। उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टिमेशन हम कर रहे हैं। अब जो ये एस्टिमेशन हमारा करा जाता है ना, एस्टिमेशन इज कैरिड आउट फुलफिल द फॉलोइंग नीड्स। कुछ नीड्स हैं हमारी, उनको फुलफिल करने के लिए जो है ये हमारा किया जाता है। जैसे कि कौन कौन सी फुलफिल करनी नीड्स। पहला है, इट गिव्स द आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑफ द वर्क, हैंस हेल्प इन डिसाइडिंग द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। जो एस्टिमेशन है वो हमको एक आइडिया दे देता है, किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ वर्क के बारे में। यानी कि जैसे घर हमको बनाना है तो हम मार्केट में जाएंगे और रिसर्च करेंगे कि भाई ब्रिक्स का रेट क्या चल रहा है। हम पता करेंगे कि हमारे पास जो एग्रीगेट है उसका रेट क्या चल रहा है, जो सैंड है उसका रेट क्या चल रहा है, सीमेंट का रेट क्या चल रहा है, जो सरिया घर में लगने वाला उसका रेट क्या चल रहा है, जो डोर विंडो लगने वाले हैं उसका रेट क्या चल रहा है। तो सबकी एक बार हम कॉस्ट पता कर लेंगे। फिर कॉस्ट पता करने के बाद ओवरऑल एक कॉस्ट निकल के आएगी। फिर हम ये डिसाइड कर पाएंगे क्या इतनी महंगाई आज के दौर में है, क्या हम अपना घर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है कि जो कॉस्ट आ रही है उसको आप बियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हमारा इतना बजट है कि नहीं है। तो एस्टिमेशन एक बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, जो हमको पहले ही बता देते कि भाई इतना इतनी चीज़ें, इतना खर्चा इसमें आ रहा है, क्या आप इस चीज़ को कर पाओगे कि भी नहीं। तो एक तो हमें इस चीज़ के बारे में जो है प्रॉपर आइडिया हमको एस्टिमेट दे देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इट गिव्स द आइडिया ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लो कि हमारे घर पे शादी है, ठीक है। अब शादी जो है वो 2 महीने बाद है, और हमें शादी से पहले पहले क्या है, अपने घर को कंप्लीट करना है। तो हम प्रॉपर एस्टिमेशन की हेल्प से ये पता कर सकते हैं क्या शादी से पहले पहले हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, और अगर इतने टाइम में कंप्लीट करना है तो कितनी लेबर हमारी चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको ये दे देता है। तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कितना टाइम हमको चाहिए होगा अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इसके बारे में भी हमको कौन बताता है, एस्टिमेशन बताता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इट गिव्स द आइडिया ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू रिक्वायर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी, कितना ब्रिक्स लगने वाला है, कितना सीमेंट लगने वाला, कितना सैंड लगने वाला, कितना एग्रीगेट लगने वाला, कितनी लेबर लगने वाली, इन सब के बारे में जो है प्रॉपर तरीके से हमको एस्टिमेट जो है अपना एक आइडिया दे देता है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा वर्क है उसको कंप्लीट होने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बोला है, इट गिव्स इन इनवाइटिंग द टेंडर्स फॉर अ प्रोजेक्ट। और क्या हेल्प करता है, मान लीजिए कि हमने क्या टेंडर हमारा फ्लोट कर रहा है। टेंडर फ्लोट का मतलब जो टेंडर है वो हमने ओपन कर दिया, मार्केट में वो फ्लोट कर रहा है। अलग अलग जो है जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उस टेंडर को देख रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, एक एस्टिमेट अपना तैयार कर लेंगे। तो उस एस्टिमेट के हेल्प से ही क्या होगा हमारे पास, जो ये हमको हेल्प करेगा किसको, इनवाइट करने में, टेंडर्स को। जो हमारे पास टेंडर्स हैं प्रोजेक्ट के लिए, उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इट हेल्प इन इनवाइटिंग द टेंडर्स फॉर द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट है उसको टेंडर प्रॉपर तरीके से तैयार करने में भी हमको हेल्प करने वाला है। टेंडर क्या होता है, कौन कौन से टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो वो जब हम अपना पूरा आगे पढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते जाएंगे। अभी हमारा स्टार्टिंग है तो हम सिर्फ और सिर्फ अपना बेसिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इट हेल्प्स इन कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट।
और क्या करेगा ये हमको, देखिए एक बार हमने एस्टिमेशन तैयार कर लिया तो जो फालतू के एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं इधर उधर बिना जो यूज़लेस होती हैं उनमें हमारे पास जो है पैसा खर्च हो जाता है। तो हमको अगर प्रॉपर तरीके से पहले से एस्टिमेशन तैयार होगा तो हम अपना प्रॉपर तरीके से होल सेल जहाँ से होता है होल सेल से अपना माल लेके आएंगे, तो लोकल वेंडर से नहीं लेंगे, तो उसमें जो हमारे एक्सपेंडिचर वगैरह हैं वो हमारे कंट्रोल हो जाएंगे। जो फालतू का पैसा हमारा इधर उधर खर्च होना था वो हमारा बच जाएगा। तो जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको भी हमारे कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू इवेलुएट वेयर देयर इज़ एनी बेनिफिट टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। और ये हमको ये भी बताता है कि कहाँ पे किस तरीके से हम अपना मतलब इवेलुएट करने में हमको हेल्प करता है कि हमें किससे अपना जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना आसान होगा। मान लो एक बार हमने टेंट तैयार कर दिया, इतने में कराना है, तो फिर हमें अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, वो कहेगा भाई मैं इतने में कर दूंगा, वो कहेगा मैं इतने में, वो कहेगा मैं इतने में। तो हमें ये इवेलुएट करके दे देता है कि किससे हमको प्रोजेक्ट जो है वो कराना फ़ायदेमंद रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमको अपना एस्टिमेशन जो है वो बताता है। तो एस्टिमेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट होने वाला है, बहुत बेसिक है, नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, और वैसे भी हम लोगों को पता होना चाहिए, और बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं इसका एक एक पॉइंट जो है वो हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके बड़े आसानी के साथ जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ओवरऑल को हम क्या बोल सकते हैं एस्टिमेशन को, हम बोल सकते हैं कि जो पर्पज़ है हमारा एस्टिमेशन का वो किसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लगने वाला है, जो सैंक्शन है प्रोजेक्ट का, कितना पैसा वैसा आएगा, वो सब कॉस्ट वगैरह, इक्विपमेंट्स और टूल्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स और टूल लगने वाले हैं, क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, कैसे हम इन्वाइट कर सकते हैं टेंडर को, कितना हमारा लेबर लगेगा, उन सब के बारे में जो है हमको कैलकुलेट करके एक आइडिया जो दे देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना एस्टिमेशन बोलते हैं। तो आप लोग को एक ओवरऑल जो है वो थीम क्रिएट हो गई होगी आपके माइंड में कि एस्टिमेशन में करना क्या, कितना लेबर, कितना मटेरियल, कितना कॉस्ट, कितना इक्विपमेंट, कितना वैल्यू है, कितना टाइम है, इन सब के बारे में जो हमको नॉलेज देगा वो क्या होगा, हमारे पास एस्टिमेशन होगा। देखिए तीन चीज़ें होती हैं, एक प्राइस होता है, एक कॉस्ट होता है, एक वैल्यू होती है। इनको समझ लो। प्राइस क्या होता है, वॉट यू पे, जो आप पे कर रहे हो किसी को, वो क्या होता है, प्राइस होता है। कॉस्ट क्या होती है, वॉट यू एक्सपेंड, कितना आपने खर्च किया है उसको बनाने में, प्रोडक्ट को कितना आपने खर्च किया, दैट इज़ कॉस्ट। वैल्यू, क्या आपको रिटर्न हुई है, क्या आपको रिटर्न हुई है, वो उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। ठीक है, जैसे कि सपोज आप उसको कुछ भी एग्जाम्पल से मान सकते हो कि आपने एप्पल लिया, एप्पल तो छोड़ो, कुछ भी आप मान लो कि कोई एक मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो उस मोबाइल को हमने रखा 10,000, उसका प्राइस हमने कितना रखा, 10,000, ठीक है। अब उसको एक्चुअल बनाने में कॉस्ट कितनी आई हमारे पास, बनाने में उसको कॉस्ट आई मान लो 8,000, 8,000 उसको बनाने में कॉस्ट आई, तो हमने एक्सपेंड कितना करा, उस पर खर्च कितना करा, 8,000। हमें किसी ने जो पे करा वो कितना करा, ये। और जो हमने गेट कितना हमने उसमें पाया है, तो उसकी वैल्यू हमने कितनी पा ली है, तो हमने 2,000 जो है उसकी हमने वैल्यू जो है वो पा ली है, इतनी वैल्यूज़ हमको जो है उसकी वो मिल गई है खर्च करने के बाद। ठीक है, तो एक तरीके से आप बेनिफिट भी इसको वैल्यू को बोल सकते हो कि ये हमको वैल्यू मिली है। ठीक है, तो वो आप लोग के पास क्या हो जाता है, वैल्यू, कॉस्ट और प्राइस हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप जान करके चलेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़, कॉस्ट और प्राइस, ये तीनों वर्ड्स हमारे बहुत ज़्यादा यूज होंगे, तो तीनों वर्ड्स को आप जो है वो क्लियर रखेंगे अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि एस्टिमेट हमको करना क्यों है। फिर उसके बाद जो एस्टिमेट हम प्रिपेयर करेंगे, जो हमको प्रॉपर एस्टिमेट अपना बनाना है, उसके लिए हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो एस्टिमेशन को प्रिपेयर करने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड है हमारे पास, एक तो वो हमको ड्राइंग चाहिए प्रॉपर, एक हमको स्पेसिफिकेशन चाहिए होंगे, और थर्ड हमको क्या चाहिए होगा, रेट। अगर ये तीन चीज़ें हमको मिल जाती हैं तो तीनों चीज़ों की हेल्प से हम क्या है, अपना जो एस्टिमेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि ड्राइंग जो होता है, ड्राइंग अगर हमको ड्राइंग प्रिपेयर करनी है तो ड्राइंग का मतलब ये होता है कि प्रॉपर तरीके से हमारे पास क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है ड्राइंग बनाने के लिए। ड्राइंग आप सब लोगों को मालूम है, ड्राइंग से आप सब लोग इंट्रोड्यूस हो कि अगर हमें ड्राइंग बनानी है तो हमें प्रॉपर तरीके से लोकेशन पता होनी चाहिए कि किस लोकेशन के लिए हम ड्राइंग अपनी ड्रॉ कर रहे हैं, उसका प्लान हमको पता होना चाहिए, उसका सेक्शन हमको पता होना चाहिए, किस तरीके का सेक्शन हमको रखना है, क्या एलिवेशन रखना है हमको जो अपना बिल्डिंग हम बना रहे हैं, और क्या उसकी डायमेंशंस होनी है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी तो प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग को प्रिपेयर कर सकते हैं।
फिर एक बार अगर हमारी ड्राइंग प्रिपेयर हो गई ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन एंड डायमेंशन, अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक बार हम अपनी ड्राइंग को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमको करना होगा प्रॉपर स्पेसिफिकेशन। अब ये जो स्पेसिफिकेशन होगा वो दो तरीके से होगा, एक जनरल स्पेसिफिकेशन होगा, एक डिटेल स्पेसिफिकेशन होगा। जनरल और डिटेल स्पेसिफिकेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक चाहिए, तो वो कौन सी हो जाएगी सर? आईएएस मास्टर पब्लिकेशन की। आईएएस मास्टर पब्लिकेशन की जो है वो एसएससी जेईई के पीवाईक्यू की बुक आती है, वो हमारे पास जो है बेस्ट बुक है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया, एक जनरल स्पेसिफिकेशन बता दिया ये। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने जनरल बताया, डिटेल में बताइए। तो देखिए डिटेल में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि ये जो बुक है हमारे पास इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो 2004 से लेकर के 2020 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। साथ में आप मुझसे और डिटेल पूछोगे तो मैं कहूँगा भाई देखो इसमें जो है ये क्वेश्चन जो है आप लोग के चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। फिर और पूछोगे तो मैं कहूँगा सर इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और आप बोलोगे तो मैं बोलूँगा सर इसमें देखिए जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब दे रखे हैं कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, तो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस इसमें दिया गया। तो उसी बुक को क्या है मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया कि उस बुक के अंदर क्या क्या है। तो इसी तरीके से जो हमने ड्राइंग प्रिपेयर करी है उस ड्राइंग में जो हमने मान लो कि बिल्डिंग हमको बनानी है, तो उस बिल्डिंग में जो भी चीज़ें लगने वाली हैं तो उनका प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिकेशन हमको पता होना चाहिए। एक जनरल स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए और एक डिटेल स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। जनरल स्पेसिफिकेशन में उसका नेचर आ जाएगा, किस तरीके की बिल्डिंग बना रहे हो आप, उसकी क्लास आ जाएगी, किस क्लास की बिल्डिंग होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की बिल्डिंग है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और एंड वर्क, जो हमारे पास वर्क हम कर रहे हैं उसमें कितना क्वांटिटी का मटेरियल जो है वो लगने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक जनरल स्पेसिफिकेशन हो गई। क्लियर। अब डिटेल स्पेसिफिकेशन में क्या है सर, कितनी क्वांटिटी लगेगी, प्रॉपर क्वांटिटी आप उसकी पता कर लोगे कि कितना हमारा सीमेंट लग रहा है, कितना सैंड लग रहा है, कितना क्या लग रहा है, वो सारी चीज़ें आप पता कर लोगे। प्रोपोर्शन में कितने प्रोपोर्शन में वो हमको लगानी है, कितने प्रोपोर्शन में इन द सेंस आपने देखा होगा जब हम अपना मोर्टार तैयार करते हैं, तो जब मोर्टार तैयार करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास सीमेंट होता है, सीमेंट होता है और सीमेंट के साथ साथ क्या है आप लोग का मान लीजिए कि आप सैंड ले रहे हो, तो अगर आपने सीमेंट लिया 1 और सैंड लिया 3, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 3 यूनिट जो है सैंड लिया तो 1 यूनिट क्या लेना होगा, सीमेंट लेना होगा। तो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर हो गया ये। जैसे कि अगर हम बात करें अपने लोकल में, तो अगर आपने 3 परात क्या लिया, सैंड लिया, तो 1 परात क्या लेना पड़ेगा आपको, सीमेंट लेना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर चीज़ों को आप ले रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉपर प्रोपोर्शन आपको मेंशन करना पड़ेगा एस्टिमेशन में कि कौन सी चीज़ कितने प्रोपोर्शन में लेनी है। उसके बाद आता वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप क्या है, वर्कमैनशिप आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आपका जो है वो वर्क जो है परफॉर्म होगा, यानी कि क्या मेथड रहेगा वर्क को करने का। जैसे कि सपोज आपको अपने घर पे क्या पेंट कराना है, तो पेंट कराना है तो जो पेंटर आएगा वो बोलेगा कि भाई पहले आपको ये सारा सामान हटाना पड़ेगा, जो ये अपना रूम खाली करो, दूसरा ये वॉल पे जितनी चीज़ें लग रही हैं पेंटिंग वगैरह इन सारी चीज़ों को हटाओ। फिर वो एनालाइज करेगा, फिर वो बताएगा कि मैं इस दिन से काम लगाऊंगा, फिर वो बताएगा कि इतने दिन में काम हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्कमैनशिप बोलते हैं कि क्या हमारा प्रोसीजर होने वाला है, किस प्रोसीजर के थ्रू हमारा वर्क कंप्लीट होने वाला है, वो हमारे पास रहेगा। मेथड्स ऑफ वर्किंग, कौन कौन से मेथड्स होंगे वर्क को करने के, वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, एक बार ड्राइंग हमने प्रिपेयर कर ली तो नेक्स्ट हमको चाहिए होगा स्पेसिफिकेशन, वो भी कितने तरीके से, जनरल और डिटेल दोनों तरीके का स्पेसिफिकेशन चाहिए होगा। फिर एक बार हमको ये पता चल गया, ड्राइंग तैयार है, मटेरियल पता चल गया क्या क्या मटेरियल लगने वाले हैं, तो हमको फाइनली क्या चाहिए होगा, रेट, कि किस मटेरियल का क्या रेट है। तो मटेरियल का जो रेट होगा वो हम यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम कंसीडर कर रहे हैं अभी, कि अगर हमें 1 यूनिट का रेट मालूम है तो हम बाकी का भी कर लेंगे। तो इसमें यूनिट रेट हमें किस किस चीज़ का पता होना चाहिए, तो हम इसको बोलते हैं 3M टेक्निक। 3M टेक्निक से मतलब मैन पावर का रेट पता होना चाहिए, मटेरियल का रेट पता होना चाहिए, और जो मशीन हमारी यूज होने वाली उसका रेट हमको पता होना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों का रेट हमको मालूम है तो हम अपना एस्टिमेशन को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास मैन पावर की बात करें तो हमको मालूम है कि आज के डेट में अगर एक लेबर है तो वो आपका मान लो 400 रुपये ले रहा है, ठीक है, और हमारी लेबर लगी 10,
10 लेबर लगी, तो 10 लेबर अगर लगी हमारी तो उसके एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो 4000 रुपीज़ हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें एक का रेट मालूम है तो जितने हमारे लग रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम अपना पढ़ते भी थे एप्टीट्यूड में कि बोलते थे सर एक पेन का प्राइस जो है वो 5 रुपये है, तो 5 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 5 पेन का प्राइस हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25 रुपीज़ हमारे पास हो जाएगा। तो एक यूनिट का प्राइस हमको पता होना चाहिए, फिर जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट होंगी उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि सीमेंट की बात करें तो अगर सीमेंट का बैग मान लो 500 रुपीज़ का है, अब आपके जो बैग लगे मान लो 50 बैग्स लगे, तो एक बैग का प्राइस 500 था, टोटल बैग कितने लगे आपके 50 लगे, तो 5 5 कितना हो गया 25, तो यहाँ पर 25,000 जो है आप लोग का वो सीमेंट में एक्सपेंडिचर आएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट तैयार कर सकते हो। ड्राइंग आपने बना ली, जो जो चीज़ें उस बिल्डिंग के अंदर लगनी थी उनको आपने स्पेसिफाई कर दिया, फिर साथ में आपने उसका यूनिट देख लिया कि किस चीज़ का कितना यूनिट रेट है, और प्रॉपर तरीके से आपने क्या है एस्टिमेट तैयार कर लिया। तो ये हमको डेटा रिक्वायर्ड होगा किसी भी एस्टिमेशन को बनाने के लिए, किसी भी एस्टिमेशन को तैयार करने के लिए। क्लियर है। अब बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की, कि चलो सर एस्टिमेट तो हम तैयार कर लेंगे, इस तरीके से हमको एस्टिमेशन बनाना होगा, इन इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन एस्टिमेशन होता कितने टाइप्स का है। तो सर एस्टिमेशन हमारे पास मेनली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा होता है हमारे पास डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है। तो नाम से क्लियर हो रहा है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट यानी कि जिसमें हमको केवल और केवल रफली आइडिया मिलने वाला है। तो रफली आइडिया मिलने वाला तो हम इसको रफ एस्टिमेट भी कह देते हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी कह देते हैं, और इसको हम प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी कह देते हैं। तो जो अप्रोक्सी एस्टिमेट है उसके ही 3 नाम निकल करके आते हैं, रफ एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। और ये जो है हमको वो रफली आइडिया देगा कि कितनी हमारी रफली कॉस्ट लगी, एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी मेथड्स हैं हमारे इनकी हेल्प से हम क्या करने वाले, एक रफली आइडिया निकालने वाले। डिटेल एस्टिमेट जो होगा, डिटेल एस्टिमेट प्रॉपर हमको एक्यूरेट रिजल्ट देगा कि हमारा एक्चुअल में कितना खर्चा आने वाला है, ग्राउंड लेवल पर पहुँचने के बाद कितना खर्चा हमारा आने वाला है। जब एक्चुअल में प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जब प्रोजेक्ट हमारा चल रहा होगा, तो उस समय के हिसाब से वो बता देगा कितना खर्चा आने वाला है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अपना अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की, तो इसको करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं सर। एक होता है हमारे पास प्लिंथ एरिया मेथड, एक होता है हमारे पास क्यूबिकल रेट मेथड, एक होता है हमारे पास यूनिट रेट मेथड, और एक होता है टिपिकल बे मेथड, ठीक है। इन चारों मेथड्स को हम पढ़ेंगे, चारों मेथड से ही आप लोग का एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इन चारों मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चारों ही मेथड हमारे पास चारों ही मेथड से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। बात करें डिटेल्ड एस्टिमेट की, तो डिटेल एस्टिमेट जो होगा इसको परफॉर्म करने के लिए हम रिवाइज एस्टिमेट को फॉलो करते हैं, अपना सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को फॉलो करते हैं, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को हम अपना करेंगे, और एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस को हम अपना देखेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम देखें, कंसिडर करेंगे, चाहे वो रिवाइज्ड हो, सप्लीमेंट्री हो, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री हो, एनुअल रिपेयर हो, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर आएगा। तो जब हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे तब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस मैंने आप लोग को बताया कि 2 टाइप्स के एस्टिमेट होते हैं और किसके अंदर हमको क्या कवर करना है, ठीक है। अभी सिर्फ हमने इतना देखा। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास सर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को हम देखते हैं होता क्या है। फॉर कैलकुलेटिंग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ वर्क नो डिटेल नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है और डिटेल एस्टिमेट जो है, दोनों में एक स्लाइटली सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि अगर आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार कर रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ की डिटेल नॉलेज हो। आप रफली क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो उसके बेस पे भी क्या कर सकते हो, आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार कर लेते हो। जैसे कि कई बार देखा होगा, जब हम अपना घर बनवाते हैं तो जो मिस्त्री होता है उसको हम बुला लेते हैं, और वो हमको क्या है एक रफली आइडिया दे देता, अच्छा आपको इतने बाई इतने में बनना है, इतने स्क्वायर फीट के एरिया में आपका घर बनना है। तो वो आपको स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से जो है अपना रेट भी बता देगा कि मुझे कितने पैसे देने होंगे आपको, और साथ में कितना आपका मटेरियल लग जाएगा। उसके हिसाब से वो एक रफली आइडिया दे देता। किस बेस पे, क्योंकि वो जो मिस्त्री है वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है, तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है।
तो उस प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे क्या है वो आप लोग को एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है वो तैयार करके दे देता है। उसको प्रॉपर डिटेल नॉलेज तो नहीं, अगर आप पूरा डिटेल में जाने लगे जैसे हम एज ए इंजीनियर जाते हैं इंजीनियर के तौर पे, तो उतना तो वो नहीं बता पाएगा, बट हाँ रफली जो है वो आइडिया देते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि वो जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करके देता है उसमें जो क्वान्टिटी होती है वो कम ज़्यादा होती है। कभी तो ज़्यादा पड़ जाती है वो क्वान्टिटी बच जाती है हमारी, और कभी वो हमारी कम पड़ जाती है तो हमको और लानी पड़ती है। तो जो मिस्त्री हमको तैयार करके देता है वो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हमें तैयार करके देता है। अच्छा, इस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का फ़ायदा क्या है? तो इट इज़ डन टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट। अगर हमारे पास मान लीजिए हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना है, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और किसी कंपनी ने टेंडर निकाला हुआ है, तो आप क्या है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करके उससे अप्रूवल ले सकते हो कि इस काम को मैं कर दूंगा और इतना कॉस्ट जो है इसमें लगेगा। एक रफली जो है वो आइडिया आपको मिल जाएगा। साथ में इट हेल्प इन डिसाइडिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कितना हमारा फाइनेंशियल एक्सपेक्ट है, क्या खर्चा आएगा, क्या कॉस्ट रहेगी, आने वाले कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, और टाइम के हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से कितनी कॉस्ट हमारी बढ़ेगी। तो वो फाइनेंशियल जो एक्सपेक्ट हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो हमको लेने में दोनों चीज़ों में हेल्प करेगा हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। और जिसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। मान लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है जो अभी चल रही है वो 1,000 रुपये स्क्वायर फीट चल रही है। यानी कि कहीं पर आपको मकान बनाना है, घर बनाना है अपना, और वहाँ पे जो खर्चा ले रहा है जो मिस्त्री है वो ले रहा है आप लोग का 1,000 रुपये स्क्वायर फीट, यानी कि एक फिट का जो है वो 1,000 रुपये ले रहा है। ठीक है। और जो आपका प्लॉट का एरिया है जहाँ पर आपका मकान बनना है वो 3,000 स्क्वायर फीट है, 3,000 स्क्वायर फीट है आपका। और जो आपकी बिल्डिंग बननी है वो 3 स्टोरी बिल्डिंग बननी है, यानी कि 3 मंजिला मकान आपका बनना है, 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिला मकान आप लोग का बनना है। और पहली मंजिल में जो कंस्ट्रक्शन होना है वो 80% होना है, दूसरी में 85% होना है, और थर्ड में आप लोग का 90% होना है। इतना इतना जो है आप लोग का बुल्टअप एरिया रहना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे। तो बुल्टअप एरिया हमको मालूम है। ठीक है। तो अब बुल्टअप एरिया अगर हमको मालूम है, प्लॉट एरिया हमको मालूम है, तो हम क्या निकाल देंगे, कॉस्ट निकाल देंगे। भाई एक स्क्वायर फीट की कितनी है, एक स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 1,000। तो टोटल हमारे पास कितना एरिया है, 3,000 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी आपकी 3, और ये 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी कॉस्ट आ गई। लेकिन ये जो हमारे पास कॉस्ट आई है ये टोटल कॉस्ट आई है, टोटल 100% प्रोजेक्ट की कॉस्ट आई है। लेकिन हमको जैसा कि बोला गया हम 80% प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो प्लस कितना 85% बना रहे हैं, प्लस कितना और बना रहे हैं 90%। ठीक है। तो हम एक बार इसका 80% लेंगे, एक बार 85% लेंगे और एक बार 90% लेंगे इसका, जितना भी हमारे पास कॉस्ट आ रहा है। क्योंकि इतना इतना एरिया बना रहे हैं, जितना एरिया बनाएगा मिस्त्री उसको उतने एरिया के ही तो पैसे दोगे। ये टोटल जितना आपके पास प्लॉट है, इतना बड़ा प्लॉट है, उसके पूरे के पैसे दे दोगे भाई। उस प्लॉट के अंदर जितना मकान बनाया है मिस्त्री ने उतने के ही तो पैसे दोगे ना आप। तो हमने उतने के ही पैसे दिए। तो जो भी ये हमारे पास आया था 3 × 10⁶, तो इसका हमने एक बार 80% निकाल लिया, चाहे आप अलग अलग निकाल लो। फिर 3 × 10⁶ का एक बार हमारा 85% निकाल लो। फिर एक बार 3 × 10⁶ का आप क्या करो 90% निकाल लो। या फिर आप क्या करो तीनों को एक साथ निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 76.5 लाख रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि आपका घर बनाने में जो 3 मंजिला घर बनना है जिसका जो एरिया है वो 3,000 स्क्वायर फीट है, और जो खर्चा ले रहा है मिस्त्री वो 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहा है, तो वहाँ पे हमारा कितना खर्चा आने वाला 76.5 लाख का खर्चा आने वाला। तो एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ गया, ये जो आया एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आया। अब डिटेल में क्या करेंगे हम, अब मान लो कि क्या हुआ कि आपका घर बनाना शुरू करा, आपको 6 महीने लग गए, 1 साल लग गया। अब उतने में सीमेंट के रेट बढ़ गए, जो रेनफोर्समेंट है सरिया उसके रेट बढ़ गए, तो भाई ये कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना, है कि नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि वो हमारा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि कितना हम जो है वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के चलते हैं उतना। ठीक है। तो वो हमारा डिटेल एस्टिमेट में आ जाता है। तो आई होप आप लोग को जो है चीज़ें जो हैं यार क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिटेल्ड एस्टिमेट, क्योंकि बेसिक से मैं आप लोग को लेकर के चल रहा हूँ। डिटेल एस्टिमेट जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में अपना देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से वहाँ एक एक चीज़ की हम कॉस्ट को कंसिडर करेंगे और प्रॉपर डिटेल एस्टिमेट जो है अपना हम तैयार करने वाले हैं। तो देखो गाइज, मैं आप लोग को फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, हमारा SSC JEE के लिए 2022 के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। हमारा
एप्लीकेशन है VIP सिविल, वो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर भी आप सर्च कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत आए तो 8077283538 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई क्वेरीज अगर आपकी रहती है। इसमें हम अपने 5 to 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, रीजनिंग हमारी चल रही है, GS हमारा चल रहा है, ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिटेल में मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करा था वो सारे एक्सपीरियंस मैं अपने इसमें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग के साथ आपको हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो और किस तरह से आप लोग कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। क्योंकि जितना जल्दी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इतने टाइम में अगर मान लीजिए कि हम अक्टूबर छोड़ो सितंबर तक अगर हम कर लेते हैं, क्योंकि अगस्त स्टार्ट हो गया, अगर सितंबर लास्ट तक अगर हम सारा सिलेबस अपना निपटा देते हैं तो अक्टूबर में मैं आप लोग को रिवीजन करा दूंगा, नवंबर में हमारा पेपर होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ वो आप लोग के चलते रहेंगे अक्टूबर में, ठीक है। तो मेरा टारगेट है सितंबर तक जो है हम कैसे भी करके अपना एग्ज़ाम को सिलेबस कंप्लीट कर लें। टोटल हमारे पास जो है वो 12 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 12 में से 6 जो हैं हमारे वो 15 अगस्त तक मैं आप लोग को कंप्लीट करके दे दूंगा। फिर बचेगा ही कितना, फिर तो आराम से हमारा हो ही जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर वाला पोर्शन बचेगा वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम से पहले आप लोग को सिलेबस जो है इसमें मैं कंप्लीट करके दे दूँगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ हमारे पास सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है। तो जो सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो मैं अभी स्टार्ट करूँ या नेक्स्ट लेक्चर में देखें, क्योंकि 30 मिनट का लेक्चर हो गया है। प्रॉपर तरीके से सारी इमेज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी चीज़ों को क्लियर करने में और समझने में, ठीक है। चलो कंप्लीट ही करते हैं यार। तो हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हमारी, सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लिंथ एरिया। देखिए ये जो है ना, ये हमको बेसिक्स अपने क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, जनरली हमारे पास जो बुलटअप एरिया होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अपना प्लिंथ एरिया बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बुलटअप कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी। किसी भी स्टोरी, किसी भी बिल्डिंग की स्टोरी पर फ्लोर लेवल पर कितना बिल्डिंग का कवर्ड एरिया है, या फिर आप ये बोल सकते हो उस बिल्डिंग का कितना बुल्टअप एरिया है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, प्लिंथ एरिया हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमने टॉप व्यू लिया हुआ, तीनों चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये आपका क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन जिसको हम बोल देते हैं अपना, तो वो सब हमको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, देखो ये वॉल है जो हमने बनाई है, चारों तरफ ये वॉल है। तो इस वॉल में ये हमारे पूरा हम अगर माने कि हमने अपना नीचे फाउंडेशन इस तरीके की तैयार करी है, तो ये जितना भी हमारे पास पोर्शन है ये, ठीक है, ये पूरा एरिया अगर हम कवर कर रहे हैं तो ये पूरा एरिया हमारे पास क्या होगा, प्लिंथ एरिया होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जितना भी ये एरिया है, जितने में हम अपनी बिल्डिंग को बनाने वाले हैं, इसके ऊपर हमारी बिल्डिंग बनने वाली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपना प्लिंथ एरिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, इस इमेज की हेल्प से आपको कुछ एरिया नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर हमारी क्या है, बिल्डिंग बननी है इस तरीके से। तो अगर हम छोटे स्केल पे देखो, तो अगर आप इतने पोर्शन को देख पा रहे हो, ये तो इतना हमारा रूम बनने वाला है। तो पूरा रूम अगर बनने वाला है तो इसकी आउटर वॉल से लेकर के इधर आउटर वॉल तक की ये डिस्टेंस जो होगी, और ये पूरा जो होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आने वाला है, पूरा का पूरा हमारा प्लिंथ एरिया के अंदर आने वाला। तो प्लिंथ एरिया अगर मैं एक टर्म में आपको बताऊं, तो जो हमारे पास बुल्टअप एरिया है, तो आप याद रखो कि जो बुल्टअप एरिया है या जो पूरा कवर्ड एरिया है बिल्डिंग का, उसको हम क्या बोलेंगे, अपना प्लिंथ एरिया बोलने वाले हैं। क्लियर। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है IS, जो इंडियन स्टैंडर्ड है 3861/2002। तो ये हमारे पास लेटेस्ट कोड है। इससे पहले जो हमारे पास कोड था वो 966 था, 1966 था। तो ये पुराना कोड भी हमको पता होना चाहिए, पूछ लेता है। तो 3861 1966 ये पुराना कोड था, और अभी लेटेस्ट वाला 38612002, ये हमारे पास जो है लेटेस्ट कोड है। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या, जब हम प्लिंथ एरिया को अपना देखते हैं तो उस प्लिंथ एरिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्लिंथ एरिया के अंदर नहीं आती हैं, तो उसके बारे में हम एक बार बात करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है एज कोड के हिसाब से हम देखते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ प्लिंथ एरिया फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड। प्लिंथ एरिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड करा जाता है, जो हमारे पास बुल्टअप एरिया है, उस बुल्टअप एरिया के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास। तो सबसे पहला आता है एरिया ऑफ वॉल एट द फ्लोर लेवल। जो हमारा फ्लोर लेवल पर जो एरिया है वॉल का, वो हमारे पास कंसिडर होगा किसके अंदर, वो हमारा कंसिडर होगा प्लिंथ एरिया के अंदर, एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट इफ एनी। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्लिंथ है और जो प्लिंथ का ऑफसेट है वो हमारा यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारे पास क्या वॉल है,
ये हमारे पास वॉल है, इतने में हमारा ये बुलटअप एरिया है। अब इधर क्या है, जो हमारे पास ये प्लिंथ है, ये पूरा हमारे पास प्लिंथ है ना, ये हमारे पास प्लिंथ बनाया हुआ प्लिंथ लेवल है। अब इससे बाहर की तरफ हमने कुछ पोर्शन अपना निकाल दिया, तो ये बाहर की तरफ हमने कुछ पोर्शन अपना निकाल दिया। ये हमारा इसके ऊपर टंगा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास रेड वाला पोर्शन है और इस रेड वाले पोर्शन के ऊपर ये इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन जो ये तो हमारा कंसिडर होगा, बट ये पोर्शन जो इसके ऊपर टंगा हुआ है एक कैंटिलीवर बीम की तरह, कि इधर से तो हमारा सपोर्टेड है, इधर से ये हमारा सपोर्टेड नहीं है, तो ये पोर्शन हमारा कंसिडर नहीं होगा। जो ऑफसेट हमने लिया हुआ है, कुछ भी अगर हमने ऑफसेट ले लिया अपना, ये हमारे पास पूरा प्लिंथ एरिया है, इससे ऑफसेट अगर कुछ हमने लिया हो इधर या इधर, तो वो हमारा क्या है, कंसिडर नहीं होगा। किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर। तो जो भी हमारे पास एरिया होगा किसका, वॉल का, तो वो वॉल का एरिया आप सब हम कंसिडर करेंगे किसके अंदर, अपना प्लिंथ एरिया के अंदर। सेकंड पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, जो हमारे पास साफ्ट है, साफ्ट फॉर सैनिटरी, जो सैनिटरी पाइप होते हैं, वाटर सप्लाई पाइप होते हैं, हमारे पास वाटर सप्लाई पाइप इंस्टॉलेशन है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, फायर फाइटनिंग है, एयर कंडीशनिंग है। तो ये जितने भी हमारे पास चीज़ें होती हैं वो सब की सब हमारी कंसिडर होंगी किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर। कैसे, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, जो गार्बेज सूट है और साफ्ट है, इसको आप देखो यहाँ पे इमेज की हेल्प से आप देख सकते हो कि एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग में अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है खाली छोड़ी गई, इस तरीके का एक डक्ट बनाया गया, इस तरीके का क्या एक डक्ट बनाया गया, टॉप से लेकर के नीचे बॉटम बिल्डिंग तक है। तो ये किस लिए छोड़ा गया, इसमें हम अपने क्या लगा सकते हैं, जो वाटर सप्लाई पाइप हैं, जो फायर वाले पाइप हैं, या फिर और भी हमारे पास जो एसी वगैरह के लिए यहाँ पर कुछ डक्ट वगैरह छोड़ देंगे। तो ये जो हमारे पास हैं, इनमें अगर हमारा कोई भी पाइप वगैरह अगर हमारा कैरी कर रहा है, तो ये सब हमारे पास किस में कंसिडर होगा, ये सब का सब इसका एरिया जो है वो प्लिंथ एरिया के जो अंदर है वो कंसिडर होने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट, ये सब पूछा जाता है हमसे एग्जाम में। सेकंड पॉइंट क्या है, स्टेयर केस। जो हमारे पास स्टेयर है, उस स्टेयर को भी हम क्या है, इंक्लूड करेंगे अपना किसके अंदर, स्टेयर को भी इंक्लूड करेंगे प्लिंथ एरिया के अंदर। कैसे इंक्लूड करेंगे, अगर मान लो ये हमारे पास स्टेयर है, इस तरीके से बिल्डिंग के अंदर अगर हमारी स्टेयर हमने प्रोवाइड कराई हुई है, तो इस स्टेयर को भी प्लिंथ एरिया में कंसिडर करा जाएगा। इसका जो भी एरिया होगा स्टेयर का, उसको हम ऐड कर देंगे अपना प्लिंथ एरिया के अंदर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि क्या स्टेयर जो होती है हमारी, स्टेयर केस जो होता है वो कंसिडर करा जाता है प्लिंथ एरिया के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए जी हाँ, वो कम्प्लीटली आपका कंसिडर करा जाता है। नेक्स्ट आता है आपके अंदर आपका पॉइंट नेक्स्ट, इन केस ऑफ ओपन बरामदा। अगर कहीं पर ओपन बरामदा है हमारा विद पैरापिट्स, और उसमें पैरापिट्स बोल। अब देखिए, पैरापिट्स आपको पता होना चाहिए कि आपने देखा होगा छत पर क्या करते हैं, जो हमारी छत होती है उस पर हम क्या करते हैं, चारों तरफ से हम बाउंड्री कर देते हैं। तो जो हमने बाउंड्री करी है उसको हम पैरापिट्स बोलते हैं। तो इन केस ऑफ ओपन बरामदा, अगर हमारे पास ओपन बरामदा है लेकिन उसका जो है पैरापिट है, पैरापिट मतलब आप समझ रहे हो कि इसके चारों तरफ हमने बाउंड्री करी हुई है, तो उस केस में क्या, उस केस में हम 100% एरिया कंसिडर करेंगे उसका प्लिंथ एरिया के अंदर, यदि हमारा जो पोर्शन है वो प्रोटेक्टेड है बाय द प्रोजेक्शन है। वो यानी कि वो अगर ऊपर से हमारा बरामदा ढका हुआ है और चारों तरफ से हमने बाउंड्री करी हुई है, तो उसका 100% एरिया जो है हमारा वो प्लिंथ एरिया के अंदर जो है वो कंसिडर करा जाएगा। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास ओपन बरामदा है, ओपन बरामदा है, पैरापिट्स बॉल बनी हुई इधर भी और दूसरी तरफ भी पैरापिट्स बॉल होंगी। साथ में हमने ऊपर देखो, ऊपर से इसको कवर भी करा हुआ, ऊपर से इसको कवर भी करा हुआ। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, ऊपर से वो कवर है और साइडों में पैरापिट्स बॉल हैं और साथ में ओपन भी है, साथ में क्या है, ओपन भी है। तो ओपन बरामदा है, पैरापिट्स बॉल हैं लेकिन कवर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 100% एरिया जो है वो इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर। तो प्लिंथ एरिया के अंदर जो है इसका 100% एरिया जो है वो इंक्लूड करा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मान लो वो अनप्रोटेक्टेड है, ऊपर से जो है हमारा अनप्रोटेक्टेड है, ऊपर से हमने कवर नहीं करा हुआ है लेकिन पैरापिट्स वॉल है बनी हुई, तो उस केस में हम केवल और केवल 50% एरिया उसका कंसिडर करेंगे। जो हमारा प्लिंथ एरिया होगा, उस प्लिंथ एरिया के अंदर हम केवल और केवल जो है अपना वो 50% एरिया ही जो है वो कंसिडर करने वाले हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें अपना जो नेक्स्ट है हमारे पास ई पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, 100% एरिया ऑफ बालकनी प्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शन एवं। हम जो बालकनी है उस बालकनी का एरिया भी हम 100% लेंगे, लेकिन कब लेंगे, जब वो बालकनी हमारी प्रोटेक्टेड है ऊपर, मतलब बालकनी जो है हमारी वो प्रोटेक्टेड किस तरीके से होगी, तो देखो,
तो यहाँ पे जब आप इस बालकनी को देख रहे हो तो ये बालकनी यहाँ पे आप लोग की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे इसको देखो तो ऊपर से भी इसके कुछ ना कुछ बना हुआ है, तो बालकनी ऊपर से प्रोटेक्टेड है। तो बालकनी अगर ऊपर से प्रोटेक्टेड है, ऊपर से कुछ लगा हुआ है उसके, तो 100% एरिया इंक्लूड करेंगे। और अगर बालकनी ऊपर से प्रोटेक्टेड नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ बालकनी के, तो अगर बालकनी के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ तो उसका जो एरिया हम लेंगे, अगर बालकनी हमारी अनप्रोटेक्टेड है ऊपर से, तो हम उसका 50% एरिया केवल कंसिडर करेंगे प्लिंथ एरिया के अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्लिंथ एरिया जो कि बुलटअप एरिया है, उस बुलटअप एरिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ एल्कोव। अगर आपका एल्कोव है तो एल्कोव के केस में जो है हम कितना एरिया कंसिडर करेंगे एल्कोव का, ये डिपेंड करता है उस एल्कोव की हाइट के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हमको सर पता होना चाहिए कि एल्कोव होता क्या है। तो देखो कुछ आपने देखा होगा वॉल के अंदर कुछ इस तरीके का क्या बना देते हैं, एक अंदर डीप पोर्शन बना देते हैं, जैसे अलमीरा होता है। अलमीरा आपने देखा होगा, ताक जिसको बोलते हैं। तो अलमीरा या ताक जो हमारी बनी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गाँव में आपने देखा होगा अलमीरा या ताक बोल देते हैं। अंदर की तरफ जो बनी हुई होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, अपना एल्कोव बोल देते हैं। एक और इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ एल्कोव की। ये देखो, एल्कोव बियॉन्ड द एक्सटर्नल वॉल, ये एक्सटर्नल वॉल है। यहाँ पे देखो एल्कोव बना हुआ अंदर की तरफ, ये बना हुआ है एल्कोव। तो ये जो हमारे पास इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसको हम एल्कोव बोलते हैं। अब इस एल्कोव का कितना एरिया हमको प्लिंथ एरिया के अंदर लेना है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इस एल्कोव की हाइट कितनी। सपोज अगर एल्कोव की हाइट जो है वो 1 मीटर है, एल्कोव की हाइट कितनी, 1 मीटर। तो एल्कोव की हाइट अगर अप टू 1 मीटर है, 1 मीटर तक है, तो 25% एरिया लोगे। अगर एल्कोव की हाइट जो है हमारी 1 से लेकर के 2 मीटर तक है, तो आप जो है वो 50% एरिया जो है एल्कोव का वो कंसिडर कर लोगे प्लिंथ एरिया के अंदर। और अगर आपकी जो हाइट है वो 2 मीटर से ज़्यादा है, तो आप 100% एरिया जो है वो कंसिडर कर लोगे किसका, एल्कोव का प्लिंथ एरिया के अंदर। तो प्लिंथ एरिया के अंदर एल्कोव का कितना एरिया लेना वो मैंने बताया, बालकनी का कितना एरिया लेना वो मैंने आपको बताया, बरांडा का कितना एरिया लेना है वो मैंने आप लोगों को बताया, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर कंसिडर करी जाती हैं, फायर फाइटिंग है, एयर कंडीशनिंग है, स्टेयर केस है, वो सब मैंने आप लोग को बताया। और जो वॉल ऑफ एरिया है वो किस तरीके से लेते हैं, अगर कोई ऑफ सेट है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई जो आप लोग की कंसिडर करी जाती हैं किसके अंदर सर, जो कंसिडर करी जाती हैं एक प्लिंथ एरिया के अंदर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये हमारे पास हो गया प्लिंथ एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें लेते हैं। अब किसी के दिमाग में आएगा सर क्या चीज़ नहीं लेते हैं, ये तो बताइए। आपने तो सिर्फ हमको ये बता दिया क्या क्या चीज़ें लेते हैं। तो पहला भाई देखो, आप प्लिंथ एरिया के अंदर कंसिडर नहीं करोगे, क्या क्या एक्सक्लूड करोगे, मतलब क्या चीज़ें नहीं लोगे, एरिया ऑफ लॉफ्ट। जो लॉफ्ट का एरिया होता है उसको आप कंसिडर नहीं करोगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही बनता, सर ये लॉफ्ट क्या होता है। तो देखो भाई लॉफ्ट क्या होता है, जो लॉफ्ट होता है हमारा कुछ इस तरीके का एरिया होता है। आपने देखा होगा बिल्डिंग के अंदर, रूम के अंदर हम इस तरीके से एक छजली डलवा देते हैं जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में छजली बोलते हैं। उसके अंदर जो होते हैं खाली स्पेस होती है जहाँ पर आप कुछ भी सामान अपना रख सकते हो। तो इस खाली स्पेस को जिसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, नीचे आपका यूजेबल एरिया जहाँ पर आप रह रहे हो, ऊपर आप ऐसा करा देते हो कमरे में, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लॉफ्ट। इस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, लॉफ्ट। तो जो लॉफ्ट है आपका, वो लॉफ्ट का एरिया कंसिडर नहीं करा जाएगा किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर। नेक्स्ट आता एरिया ऑफ आर्किटेक्चरल लैंड। और जो कोरेनिस है, अगर मान लो कोरेनिस है या फिर जो आर्किटेक्चरल लैंड है आपकी, वो कंसिडर नहीं करी जाएगी किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर। अब ये सर कोरोनिस क्या होता है, तो कोरोनिस कुछ इस तरीके का होता है। आपने देखा हो बिल्डिंग में शो ऑफ के लिए कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं बाहर की तरफ। तो ये जो होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कोरेनिस। तो इसका जो भी एरिया होगा कोरेनिस का, वो हम प्लिंथ एरिया के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। डायरेक्ट आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें बोल देगा किसको कंसिडर नहीं करते प्लिंथ एरिया के अंदर, तो वहाँ पे कोरोनिस होगा लिखा हुआ, तो कॉर्निस को जो है आप वहाँ पे टिक कर दोगे। तो इस तरीके से आप लोगों से जो है वहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाएगा एरिया ऑफ वर्टिकल सन ब्रेकर। जो हमारा वर्टिकल सन ब्रेकर होते हैं उसका एरिया हम कंसिडर नहीं करते। अब ये सर सन ब्रेकर क्या होता है, तो आपने देखा होगा बिल्डिंग के बाहर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई जाती है। बिल्डिंग के बाहर इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है, जो सन की लाइट आ रही है, जो सन की लाइट आ रही है उसको ब्रेक कर दे, उसको अंदर ना जाने दे, ठीक है, उसको अंदर ना जाने दे। तो कुछ वर्टिकल पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा, तो जो वर्टिकल सन ब्रेकर्स होते हैं हमारे, वो हमारे इंक्लूड नहीं होंगे किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर। तो प्लिंथ एरिया के अंदर हम कंसिडर नहीं करते किसको, सन ब्रेकर को। और सन ब्रेकर कैसा दिखता है, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को प्रॉपर तरीके से इमेज जो है उसकी दिखा दी है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ ओपन प्लेटफॉर्म। अगर कहीं पे ओपन प्लेटफॉर्म है, अगर आप कहीं पे मॉल वगैरह में गए हो, तो जब आप मॉल में जाते हो तो आपने देखा होगा मॉल में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी होती है चारों तरफ घूमने के लिए। मॉल में चारों तरफ घूमने के लिए इस तरीके की ओपन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये प्रॉपर एक तरीके से आपका सर्कुलेशन एरिया होता है जिसके ऊपर आप घूम सकते हो, चल फिर सकते हो। समझ में आ रही है? इस तरीके का होता नहीं, मॉल में चारों तरफ शॉप्स होती हैं उनके पीछे, और चारों तरफ आप आगे पीछे उनके घूम सकते हो। तो वो जो ओपन प्लेटफॉर्म होता है, ये ओपन प्लेटफॉर्म भी आपका कंसिडर नहीं होगा किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैंने आप लोग को इमेज जो है वो दिखाने की कोशिश करी है, जिससे आप लोग के माइंड में एक प्रॉपर तरीके से इमेज क्रिएट हो कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेरेस। टेरेस आप लोग को समझ में आता है, टेरेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ओपन स्पायरल और सर्विस स्टेयर केस है, तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हमारे पास स्पायरल वाली जो है वो स्टेयर केस है, तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। स्पायरल वाली स्टेयर केस देख लो। टेरेस जो होगा कुछ इस तरीके का, ऊपर छत पे हम कुछ चीज़ बना लेते हैं, अपना गार्डन वगैरह बना लेते हैं, और उसमें इस तरीके की क्या है, एक कवरिंग प्रोवाइड करा देते हैं, तो ये हमारी कंसिडर नहीं होगी प्लिंथ एरिया के अंदर। अगर कोई ओपन स्पायरल, देखो स्पायरल वाली इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके की जो स्पायरल वाली जो हमारी स्टेयर होती हैं, वो भी हमारी कंसिडर नहीं होंगी। किसके अंदर कंसिडर नहीं होंगी? प्लिंथ एरिया के अंदर। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या, एरिया ऑफ मम्टी हो गया, मशीन रूम हो गया, टावर्स हो गए, डैम्स हो गया, एबव द टेरेस लेवल। टेरेस लेवल के ऊपर अगर आपने कुछ भी इस तरीके का बनाया हुआ, मम्टी है, मशीन रूम से, टावर्स है, तो ये कुछ भी आप लोगों का कंसिडर नहीं होगा। किसके अंदर कंसिडर नहीं होगा? प्लिंथ एरिया के अंदर कंसिडर नहीं होगा। अब ये सर मम्टी क्या होता है, तो आपने देखा होगा टेरिस पे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आप बना देते हो। अगर इसको आप देख पा रहे हो तो जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। ये पोर्शन आपने देखा हो, कुछ इस तरीके का पोर्शन आप बना देते हो, यहाँ पे देखो बाहर की तरफ को निकलवा देते हो। तो ये जो आपके पास पोर्शन है, इसको बोलते हैं मम्टी। तो ये मम्टी का जो भी एरिया होगा हमारा, इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे अपना किसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर जो आप लोग का, ये भी कंसिडर नहीं होगा। तो कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हम देख रहे थे, तो उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमने क्या देखा? प्लिंथ एरिया। सबसे पहले हमने क्या देखा? प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बेसिक समझा एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन को प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने देखा। फिर एस्टिमेशन के टाइप देखे, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट देखा। फिर हम अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पे आगे थे। तो जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी थी हमारी, उसमें सबसे पहले हमने प्लिंथ एरिया को देखा। तो नेक्स्ट टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास कारपेट एरिया। क्या आती है हमारे पास? कारपेट एरिया। तो गाइज इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग को कंप्लीट पैकेज चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें आप लोग एसएससी जेई को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सको, वो भी मेरे साथ जुड़ करके, और सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सको वीडियो और पीडीएफ लेक्चर की हेल्प से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो है 8077283538 पर जो है कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को कोई भी डाउट अगर आप लोग को रहता है तो, या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, तो एक बार फिर से आप लोग को बोलूँगा, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इस बार करना है तो करना है, लगे रहिएगा, मेहनत कंटिन्यूसली करते रहिएगा। इस बार एग्ज़ाम तो क्रैक होगा, और डेफिनेटली आप लोग का एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो जुड़िए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग पूरे तरीके से सेटिस्फाई हैं। इतना जल्दी ये कोर्स हमारा चल रहा है, फास्ट कोर्स चल रहा है, क्योंकि हमको मालूम है टाइम कम है, कंटेंट ज़्यादा हमको प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप जो है वहाँ पे जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं। देखो उतना भी आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2022 की बात करूं तो 6 लाख फॉर्म भरे गए थे। 6 लाख में से प्री पास हुआ केवल 5,000 में से, 5,000 स्टूडेंट से। इन 5,000 में से 1800 से पास हुआ मेंस, और इन मेंस में से भी 800 लोग सेलेक्ट हुए। सिलेक्शन रेशियो बताऊं कितना रहा है? 0.12% का। 1% से भी कम चांसेस हैं। अगर इतने कम टाइम में आपको प्रिपेयर करना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मशीन बनना पड़ेगा। और ये सब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अपने इस कंप्लीट पैकेज के अंदर 999 रुपये में। 999 रुपये में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आप कंटेंट जज करो, इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, सभी सब्जेक्ट के लेक्चर देखो, तब आकर के वहाँ पे ज्वाइन करो। मैं तो नहीं कह रहा, देखो आप इंजीनियर हो यार, कोई भी हलवाई होता है ना, अपनी मिठाई को कोई ख़राब नहीं बताता, मैं भी ख़राब नहीं बताऊंगा। आप खुद जज करो, इंजीनियर हो, आपको जज करना आना चाहिए क्या वाकई वैल्यूएबल कंटेंट है। आओ, वेलकम है आप लोग का। नंबर मैंने प्रोवाइड करा दिया, कोई डाउट रहता है तो आप कांटेक्ट करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ज्वाइन करो और एग्ज़ाम को क्रैक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।